बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। ये काफ़ी हाई स्कूल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, आप लोग घर पे हैं तो इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई स्वयं करें। देखा जाए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले बताएंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। परिभाषा क्या इसकी है? तो इसकी परिभाषा है वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। देखो यहां पे लिखा गया है कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहते हैं। यहां पर हमने एक बात बता दिया है, ये देखिए चर लिखा है, तो अब इसके बारे में बताना पड़ता है कि चर क्या है। तो चर राशि के बारे में बताया जाता है। इसकी जो परिभाषा है कि परिवर्तनशील राशियों को हम चर राशि कहते हैं। मतलब वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। चर राशियों को साधारणतया x, y, z, t, v, u, w, z आदि से निरूपित करते हैं। अब इसके बाद में दूसरी हेडिंग होती है द्विघात का व्यापक समीकरण। द्विघात का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण यदि चर राशि x है तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। व्यापक समीकरण कहते हैं। जहां ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो कोई यहां पे कंडीशन लगाया गया है कि जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ए लिखा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब ये बात आती है कि ये और बी और सी ये तीनों लोग क्या हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि ये का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कामा लगा दे रहा हूं, ये कामा बी और सी स्वैच्छ अचर राशियां हैं। स्वैच्छ अचर राशियां हैं। या इनको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये कामा बी कामा जो सी लिखा है ये वास्तविक संख्याएं भी हैं। इनको हमने लिखा है स्वैच्छ अचर राशियां हैं। कहीं कहीं हम ऐसे बोल देते हैं कि ये अचर राशियां हैं। तो वास्तव में जो अचर राशियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक निरपेक्ष अचर राशि होती है, एक स्वैच्छ अचर राशि होती है। जो निरपेक्ष अचर राशि होती है वो इस प्रकार है, जैसे 2 है, 3 है, पाई है, 1.3 है। ये सब जो लिखा होता है ये आपके पास निरपेक्ष अचर राशि होती है। और स्वैच्छ अचर राशियां वह होती हैं जिनको सुविधा के लिए माना जाता है कि ये अचर राशियां हैं। इनको साधारणतया हम लोग स्मॉल ए बी सी डी ई इस तरह से लिखते हैं। ये मानी हुई अचर राशियां होती हैं
इसलिए इनको कहा जाता है कि ये स्वच्छ अचर राशियां हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये निरपेक्ष अचर राशि होती है। इस तरह से जो अचर राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब इसमें देखा गया कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, भी पहले मैंने बोला था कि ये का मान शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें यक्स क्या है, तो सबसे पहले देखना है कि इसमें चार लोग हैं। चार कौन कौन से लोग हैं, ए है, बी है, सी है और यक्स है। सबसे पहले इनको हम अच्छे से पहचाने कौन है। तो जो ये यक्स लिखा है इसको हम बोलेंगे चर राशि है। इनको क्या कहेंगे, ये चर राशि है। और ए, बी और सी के बारे में हम बोलेंगे कि ये स्वच्छ अचर राशियां हैं, मतलब ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें ये का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को हम द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। अब इसमें एक हेडिंग और आ जाती है, नोट में कर दे रहा हूं कि यदि b इक्वल टू जीरो, मतलब जो द्विघात समीकरण आपने व्यापक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यदि इसमें b का मान जीरो हो जाए, यदि b बराबर जीरो हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब द्विघात समीकरण जो आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यदि b का मान जीरो हो जाता है तो समीकरण का रूप ऐसा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। तो इस समीकरण को हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b बराबर जीरो तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जबकि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो या ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो को मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब b का मान अगर जीरो है तो समीकरण हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। तो इस समीकरण को हम नाम देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण। लेकिन यदि b का मान जीरो नहीं है तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो हो या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो, तो इस समीकरण को हम बोलते हैं मिश्र द्विघात समीकरण। अब इसके बाद तीसरा हेडिंग आता है समीकरण का मूल। समीकरण का मूल मतलब यदि चर राशि यक्स है, यदि चर राशि यक्स है तो उस समीकरण में यक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर देता है समीकरण का मूल कहलाता है। और इसे हम समीकरण का हल भी कहते हैं। मतलब कि यदि समीकरण में चर राशि यक्स है तो यक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है मतलब समीकरण लिखा है और उस समीकरण में चर राशि यक्स है तो यक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का मूल कहलाता है।
समीकरण का मूल कहलाता है। समीकरण के मूल को साधारणतः अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह लिखा जाता है। मतलब ये द्विघात का समीकरण है, इसके दो मूल होते हैं। तीन घात का समीकरण है तो इसके तीन मूल होते हैं। मतलब जितने घात का समीकरण होता है उतने ही उसके मूल होते हैं। जितने घात का समीकरण होता है उतने ही इसके मूल होते हैं। यदि हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात के समीकरण के दो मूल होते हैं। उन दोनों मूलों को साधारणतः हम लोग अल्फा और बीटा से लिखते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि इसे हम x1 और x2 से भी लिख देते हैं, लेकिन चर्चा में यही रहता है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं। यह समीकरण में चर राशि x है तो x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का मूल कहलाता है। मूल को साधारणतया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि से निरूपित करते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है हमने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम कि यदि अल्फा समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल है तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। मतलब अल्फा द्विघात समीकरण एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, मतलब इसको क्या हुआ, ये संतुष्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने कहा कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है। अब इस तरह का सवाल मिल जाता है कि क्या इसका कोई एक मूल है, तो ये बताने के लिए हम यहाँ पर हल लिख देते हैं और जो हमारे पास समीकरण दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया गया समीकरण ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू -2 रखने पर और यहां पर रख देते हैं तो यह था -2 का होल स्क्वायर, यह लिखा 5 -2 प्लस 6 बराबर 0। साथ में देखते हैं 4 -10 प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो 10 - 10 इक्वल टू 0। मतलब ये देखा जा रहा है कि 10 में से 10 घटा देते हैं तो 0 आ जाता है। मतलब जो घटना है सत्य है। 10 - 10 इक्वल टू 0 सत्य है। सत्य का मतलब ये होता है कि x के स्थान पे हमने -2 रख करके इसको हमने हल कर दिया और हल करने के बाद हम लोग देखते हैं कि 10 - 10 बराबर 0 होता है, जो कि सही है। इसलिए x बराबर -2 दिए गए समीकरण का एक मूल है। इस तरह का तमाम सवाल मिल जाता है। एक समीकरण दिया रहेगा और कहा जाएगा बताइए मूल है कि नहीं है, तो जो भी मान दिया रहेगा x का उसको हम वहां पर रख देंगे और देखते हैं कि दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं कि नहीं है। यदि चर राशि बाई चांस x नहीं लिखा है, y लिखा है, तो y का मान वहां दिया रहेगा। या ऐसा कभी नहीं होगा
कि द्विघात समीकरण में जो लिखा हो x के रूप में हो, मतलब जो समीकरण लिखा गया हो उसमें चर राशि x हो और y का मान आपको दे दिया जाए और रखना हो, तो ऐसा नहीं है। अगर चर राशि x है तो x का ही मान दिया रहेगा, अगर y का मान दिया है तो y का मान x के स्थान पे आपको नहीं रखना है, क्योंकि जो चर राशि होती है उसी का मान वहां दिया रहता है, वही मान आपको वहां पर रखना है। और रखने के बाद आपको देखना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर बराबर आ जाता है तो उसका एक मूल है और बराबर नहीं आता है तो मूल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ समीकरण लिखे हैं। अब इन समीकरणों को हमें पहचानना है कि कौन से समीकरण इसमें द्विघात हैं और कौन से समीकरण द्विघात नहीं है, ये पहचानना है। देखिए x² - 5x + 7 = 0, इसको पहचानने के लिए द्विघात समीकरण की जो परिभाषा लिखाया गया है उस परिभाषा को एक बार हम दोहराएंगे कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर राशि का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं कि अज्ञात जो चर है वो x है और जो घात है वो 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब यहां देखते हैं दूसरे वाले में x - 2 है, x + 4 है, इनटू में है। यदि हम इसको गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट होगा x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। तो इस आधार पे यह भी एक द्विघात समीकरण है। थर्ड वाले में देखिए x + 1/x है, x + 1/x है, तो पहले इसका हम एलसीएम लेंगे और जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में ये आपका बन जाएगा x² + 1/x = 0। मतलब ये मिलेगा x² + 1 = 0। मतलब ये भी एक समीकरण है। देखिए बटे में x था, शून्य से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 हो गया है, इसके पीछे आपको नहीं भागना है। x² + 1 = 0, मतलब यह भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि चर राशि x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यहां देखिए √x + 2x = 1, चर राशि x है तो चर राशि x है उसका जो पावर लगा है वो रूट में है, मतलब एक धन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए धन पूर्णांक ना होने की वजह से यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। पास में देखिए x² + 1/x = 0 है। जैसे इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका यहां से मल्टीप्लाई करेंगे x³ हो जाएगा, तो इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। x + a, x + b, x + c, x + d, सवाल अक्सर एग्जाम में रहता है द्विघात है कि नहीं है। अब खुद देखिए अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, x का x से गुणा पड़ेगा तो यहां हो जाएगा x², यहां भी गुणा करेंगे तो x², तो बराबर के बाएं साइड में भी x² आएगा और दाएं साइड में भी x² आएगा, तो इस तरह का जो समीकरण लिखा रहता है वो द्विघात समीकरण नहीं है, या क्रॉस कर देंगे। हाँ, यदि इसके साथ में कोई नंबर लिखा होता, मतलब x² जो गुणांक है बराबर अगर बाई चांस है तो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, और यदि बराबर गुणांक नहीं है तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ 2 लिख दिए होते कि 2x + a, x + b, तो 2x का x से मल्टीप्लाई होता तो 2x² हो जाता, उधर x का x से मल्टीप्लाई होता तो x² हो जाता। तो दोनों पक्षों में x² के जो गुणांक बराबर नहीं होते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है, लेकिन दोनों पक्षों में x² के गुणांक बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहां पर देखिए x² + 5x = x² - 7x + 2, यहां भी x² है, यहां भी x² है। जैसे हम ट्रांसफर करेंगे x² कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। 8वें नंबर पे 3x² - 5x = 2x² + 1, हम देख रहे हैं कि यहां लिखा है 3x², यहां लिखा है 2x²। x² का जो गुणांक है वो 3 है, यहाँ पे गुणांक क्या है 2, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 3x² से 2x² घट जाएगा तो 1x² बच जाएगा, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो एग्जाम में अक्सर 1 नंबर में या 2 नंबर में सवाल दिया रहता है, समीकरण मतलब रहता है, और हमको पहचानना होता है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा के आधार पर ही पहचानना है, मतलब समीकरण हो
और चर राशि का अधिकतम घात 2 है, मतलब 2 घात से कहीं ज्यादा हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो अधिकतम घात 2 हो तो उस समीकरण को हम नाम देते हैं द्विघात समीकरण। इस तरह से इसको हमने पहचान लिया। अब देखिए काफी महत्वपूर्ण स्टेप है ये। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने की विधियां, मतलब जो हम द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं इसके मूलों को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है, मतलब कितने विधियों को हमें अध्ययन करना है हाई स्कूल में। तो देखिए सबसे पहले जो विधि है, सबसे पहली जो विधि है इसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड द्वारा, मतलब गुणनखंड करके हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड द्वारा कहो या गुणनखंड विधि कहिए। और सेकंड है पूर्ण वर्ग बनाकर। ये दूसरी विधि है। आंसर दोनों में एक ही आता है, बस विधि चेंज है। पहले में हमें फैक्टर करना है और दूसरे में हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तीसरा है सूत्र विधि, मतलब ये कोई फार्मूला आपको मिलेगा। अब वो कौन सा फार्मूला है हम बताएंगे चल करके। सूत्र विधि मतलब कोई एक सूत्र रहेगा द्विघात समीकरण का, उसकी सहायता से इसके मूल को ज्ञात कर लेते हैं। और चौथा है ग्राफ विधि। ग्राफ, तो इस तरह से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की 4 विधियां हुई। कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्वारा। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है सूत्र विधि, और चौथा है ग्राफ विधि। चौथी जो विधि है इस पे हम कमेंट करेंगे क्योंकि हाई स्कूल के कोर्स में यह विधि नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इस विधि को हमें नहीं पढ़ना है। अगली कक्षाओं में इस विधि को हम पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर केवल हमें 3 विधियों का ही अध्ययन करना है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुणनखंड द्वारा, फिर दूसरा अध्ययन करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरी विधि जो हमारी रहेगी वो सूत्र विधि है। तो इन्हीं तीनों विधियों के द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। अभी हमने बताया कि द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि थी कि गुणनखंड द्वारा, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी है सूत्र विधि, और चौथा है ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि के बारे में बताया कि हाई स्कूल में नहीं है, अगली कक्षा में इसको हम बताएंगे। तो तीनों विधियों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली विधि हमारी थी गुणनखंड द्वारा। अब ये बताया जाएगा आपको कि गुणनखंड विधि द्वारा हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसका नियम है। देखिए इसको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0। अच्छे समझना इसको, ax² + bx + c = 0 है। ये मानक रूप में लिखा हुआ है। x² का जो गुणांक है वो ये है, और इसमें अचर पद क्या है, वो c है। अचर पद का मतलब ये होता है कि वह पद जिसके साथ चर राशि नहीं लिखा है उसे हम अचर पद कहते हैं। तो यहां पर आपको देखना है ये x² का जो गुणांक है ये लिखा है, और अचर पद क्या है, ये c है। सर्वप्रथम इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर्वप्रथम x² का जो गुणांक होता है, जो अचर पद होता है, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद देखते हैं कि हमें AC मिल जाता है। तो जब AC मिलता है तो इसके जो चिन्ह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो इसका चिन्ह प्लस होता है या माइनस होता है। मतलब A और C को जब हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो भी राशि प्राप्त हो, शून्य तो नहीं होगा क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि x² का जो गुणांक है वो शून्य नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि C अगर 0 है तो कॉमन तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए C वहां रहेगा। तो ए और सी को हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसका हम चिन्ह देखते हैं कि प्लस है या माइनस। देखिए, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। यदि प्लस आ जाता है
तो AC का हम वह फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे B के बराबर हो जाए। AC का हम वह फैक्टर करेंगे कि फैक्टर तो AC का हो और चिन्ह चूंकि प्लस आ गया है तो जोड़ने के बाद B के बराबर हो जाए। यदि AC का चिन्ह निगेटिव है तो AC का ही हम फैक्टर करेंगे, लेकिन जो फैक्टर हमको मिलेंगे, फैक्टर का मतलब जो गुणनखंड हमको मिलेगा उसका जो अंतर है वो B के बराबर हो। साफ साफ हम बोल दें कि AC का चिन्ह अगर प्लस है तो इसके वे गुणनखंड हम लेंगे जो जोड़ने पर B के बराबर हो जाए। AC का चिन्ह यदि निगेटिव है तो AC का हम वो फैक्टर लेंगे जिसका अंतर B के बराबर हो जाए। अब इस पे एक एग्जांपल दे रहे, देखिए। जैसे एक सवाल हमने यहां लिखा 9x² माइनस 2x, 9x² माइनस 2x लिखा है और माइनस 5, तो 9x² माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण हमने लिखा। अब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे किससे? अपने व्यापक समीकरण के। अब जैसे हमने तुलना किया, यहां पे देखिए लिखा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट की तुलना ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, और जब हम इसकी तुलना कर देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ x² लिखा है तो यहाँ भी x² लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। तो इस तरह से a का जो मान है वो 9 है और b का जो मान है वो -4 लिखा है, b का जो मान है वो -4 है और c की वैल्यू जो है वो -5 है। ठीक, अब हमारा काम कौन सा है? हमारा काम ये है कि ये और c को हम गुणा करेंगे, हम AC निकालेंगे। तो AC को जो गुणा करेंगे तो 9 यहाँ 5 तो मल्टीप्लाई होगा 45। ठीक, अब हमें 45 का वो फैक्टर लेना है जिसका अंतर -4, जिसका अंतर -4 हो। यदि हम ये बात करें कि -4 लिखा है, अगर हम +4 की बात कर लेते हैं तो वहां पर ध्यान रखा जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये लिखा है -4, तो मतलब फैक्टर हो और अंतर किसके बराबर हो? -4 के बराबर हो। तो 45 के कितने फैक्टर होते हैं? देखिए लिखा जाए यहाँ पर, तो 1 गुणे 45 होता है, 2 से कैंसिल ही नहीं होगा, 3 से हम काट देंगे, 3 से तो ये 15 हो जाएगा, 4 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से देखिए 5 9 या 6 7 8 9 रिपीट हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर से। अब इसी में हमको देखना है कि किसका जो अंतर है वो 4 है, इसका अंतर 4 है। हम देखते हैं कि 45 में से अगर घटाएंगे तो 44 आएगा, जबकि वहां 44 में 4 लिखा है। 15 से अगर 3 का अंतर लेते हैं तो 15 और 3 का जब अंतर लेंगे तो 12 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। 5 और 9, तो 9 में से अगर 5 घटाते हैं तो 4 बच जाता है। वहां चूंकि हमें -4 लिखा है इसलिए हम 5 से 9 घटा देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फैक्टर चॉइस हुआ वो 5 और 9 का हुआ। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो b का चिन्ह -4 है, हम -4 की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा +4 की बात करेंगे और माइनस को हमेशा ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, जैसा हम काम करने जा रहे हैं। देखिए इसको, यहां बता 9x² माइनस 4x माइनस 5 = 0। अब इतना जो हमने समझाया है, पहले जो सवाल पहला था, तो बार बार आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक काम मौखिक कर लेना है कि यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो 9 और 5 को गुणा कर देंगे तो आएगा 45, वो भी निगेटिव में है, तो घटाने के बाद हमको 4 लेकर के आना है। फैक्टर भी पता लग गया है कि 9 5 45 होता है और 9 में से अगर 5 घट जाएगा तो 4 बच जाता है। देखिए ये रिप्लाइज 9x² माइनस, इस 4 के स्थान पे हम लिखा 9 - 5, यहां पर एक संदेश हम और देंगे। संदेश ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल आपका गलत हो जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ध्यान रखा जाता है। देखो यहां पर चिन्ह क्या लगा है? माइनस,
तो जो यहाँ पर चिन्ह लगा होता है ज्यादातर मतलब मान के चले कि वही चिन्ह यहाँ लगता है। देखो यार, ठीक, मतलब ये हुआ कि क्योंकि दोनों को हम गुणा किए तो माइनस आया, तो वही चिन्ह आपने यहाँ लगा दिया। तो 9 में से अगर 5 घट जाएगा तो 4 भी बच जाएगा, मतलब ये फैक्टर का सही हो रहा है। देयर इंप्लाइज 9x² माइनस 9x। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस से चिन्ह चेंज हो जाएगा, जैसा कि बता चुके क्लास 9 में, प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये 4 पद हो गया। अब दो पद का हम समूह बना लेंगे, 9x² माइनस 9x एक ब्रैकेट में प्लस 5x माइनस 5। अब हम कॉमन लेंगे, देयर इंप्लाइज यहां 9x कॉमन है, x माइनस 1 प्लस यहां 5 कॉमन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम कॉमन ले लेते हैं तो वहां भी पता लग जाता है कि हमारा सवाल सही है या गलत है। कैसे? कॉमन लेने के बाद में ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है दोनों हमेशा बराबर आते हैं। अगर ये दोनों एक ही चीज नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा सवाल है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है। तो इस तरह से देखा हमने, x माइनस 1 यहां भी लिखा है और x माइनस 1 यहां भी लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सवाल सही जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, जिसको हमने अंडरलाइन किया है इसको हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, तो पहले वाले पद से हमको मिल जाएगा 9x और दूसरे वाले पद से मिल जाएगा हमें 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर नई बात आ गई। क्या नई बात आई? कि दो पदों को मल्टीप्लाई किया गया है, रिजल्ट 0 आ गया है। मतलब हम ये दो संख्या को गुणा कर दें और उत्तर शून्य आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई शून्य जरूर है। भाई गुणा 0 हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई 0 जरूर है। मतलब या तो ये 0 है और या बी 0। तो एक बार हम ये को 0 करेंगे और एक बार हम बी को 0 करते हैं। हो सकता है दोनों 0 हो, लेकिन दोनों तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि उत्तर 0 आया है, इसलिए दोनों में कोई ना कोई एक शून्य जरूर है। यही समस्या हमारे सामने यहां भी आएगी। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर लिखा है, इसका मतलब हुआ या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। कंडीशन लगा के देखिए, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो क्या मिलेगा? देयर इंप्लाइज x इक्वल टू 1। यदि 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयर इंप्लाइज 9x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/9। इस तरह से देखा गया कि x के दो मान निकल के आए। x का एक मान 1 आया है और दूसरा माइनस 5/9। अतः समीकरण के दो मूल 1 और माइनस 5/9 है। अब इसी तरह का कुछ सवाल अभी हम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। बच्चों आप देखिए, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। मतलब कुछ द्विघात समीकरण हमने लिखा है, अब इनको गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है, जैसा कि आपको नियम बताया गया है। अब इसमें हमने 5 सवाल लिया है। देखिए 2 सवाल हम लगाएंगे, बाकी आपको स्वयं लगाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सवाल की। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x² गुणांक क्या लिखा है? 9 है। माइनस 2 अचर पद लिखा है, गुणा करेंगे 18। चिन्ह देखिए माइनस, मतलब हमें 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे तो 18 है, लेकिन उसका जो अंतर है वो 3 के बराबर है। अंतर किसके बराबर रहे? 3 के बराबर है। इस चिन्ह को आपको ध्यान नहीं देना है, हमेशा आपको 3 देखना ही है, बस अंतर 3 होना चाहिए। ठीक, अंतर का मतलब क्या होता है कि हमेशा हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाते हैं, इसको अंतर कहा जाता है। जैसे हम आपसे पूछें कि 4 और 6 का अंतर क्या है,
तो 4 और 6 का जो अंतर होता है वो 2 होता है। 4 और 6 का जो अंतर होता है वो 2 होता है। 6 और 4 का अंतर 2, तो जो अंतर होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही घटाई जाती है। अब देखिए माइनस 18 आ गया। अब हमें 18 का फैक्टर करना है कि जो है उसका अंतर 3 होना चाहिए। तो 18 का हम फैक्टर लिखेंगे तो ये गुणे 18 होता है। 2 से काटेंगे 2 9 जाए 3 होता है। 3 से काटेंगे 3 6 18 होता है। 4 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से रिपीट कट जाएगा, यही हुआ आपके पास। ठीक, अंतर तो 18 में से घटाएंगे तो 3 तो आएगा नहीं, इसलिए इसको हमें नहीं लेना है। 9 से अगर हम 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, तो क्योंकि हमको 3 की जरूरत है इसलिए हम इसको भी चॉइस नहीं करेंगे। ये देखिए 6 से अगर हम 3 घटाएंगे तो 3 बच जाता है, इसलिए हम इसको चॉइस कर लेंगे। मतलब यहाँ 3 के स्थान पे अगर एग्जाम में 7 लिखा होता तो हम इसको ले लेते। इसी 3 के स्थान पे यदि 17 लिखा होता तो हम इसको चॉइस कर लेते, 18 माइनस 1 कर देते। तो इस पे 3 सवाल बन जाएंगे। अब देखिए इसको, देयर इंप्लाइज 9x स्क्वायर माइनस 3, तो 3 के प्लेस पे हम लिखेंगे 6 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। चेक कर लेना है, 6 से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 6x ये प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 पद हो गया, 2 2 का समूह 9x स्क्वायर माइनस 6x, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन x स्क्वायर यहां भी लिखा है, यहां पर x है, तो जो कॉमन होता है मिनिमम पावर होता है, तो इस पे पावर 1 लिखा है तो x कॉमन हो जाएगा। 9 और 6, तो वो कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 और 6 दोनों लोग को डिवाइड करता है? मतलब कौन सा वो नंबर है जिससे 9 भी कट जाता है आपका और 6 भी कट जाता है? तो 2 तो है नहीं, क्योंकि 2 से 9 कटेगा नहीं, तो 3 इसमें है, तो इसमें 3x कॉमन है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 3x आ जाएगा माइनस 2। इसमें देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं होता है, और जो चीज पहले ब्रैकेट में लिखा वो पहले से हमको यहाँ मिल गया है, तो कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहां 1 लिख दीजिए चाहे तो। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के जो लिखा वो एक ही चीज है, मतलब एक कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज, वही देखिए 2 पदों का मल्टीपल 0 है, एक बार हम इसको 0 मानेंगे और एक बार हम इसको 0 मानेंगे। देयर इंप्लाइज, इसका मतलब हुआ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, कामा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि आप चाहें तो यदि लगा करके अलग अलग लिख दे, अगर ऐसा नहीं चाहे तो कॉमन लगा के लिख दीजिए। देयर इंप्लाइज x इक्वल टू यहां से मिल जाएगा 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। अतः मूल 2/3 कामा माइनस 1/3, मतलब जो समीकरण दिया गया है उसके दोनों मूल हो गए, ये हमारा आंसर है। ऐसे ए भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ए भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा हम इस पे विचार करते हैं। चौथे नंबर पे देखिए लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। अभी तक हमने बताया था कि x स्क्वायर का जो गुणांक a है, अचर पद c है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे c है ही नहीं, सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 ही पद हैं, इसमें केवल आपको कॉमन ले लेना है बस। तो देयर इंप्लाइज, इसमें पहले से देखा अपने x कॉमन है, x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 0 कामा x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज x इक्वल टू 7। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम x बराबर 0 सीधे हमको मिल जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। 7 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 0 प्लस 7 मतलब 7। तो यहाँ पे जो हमको मूल मिल गया 0,7, मतलब जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के जो मूल हैं वो 0,7 है। अब इसी तरह से 5वां सवाल है, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। परिभाषा को देखा जाए शुद्ध द्विघात समीकरण है, शुद्ध
द्विघात समीकरण है क्योंकि बी है ही नहीं। इसका तो फैक्टर वैसे हो जाएगा क्लास 9 के तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हम ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। एक बार हम प्लस कर देंगे एक्स प्लस 2 और दूसरे में कर देंगे एक्स माइनस 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो इस तरह से हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 कामा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयर इंप्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अतः समीकरण का मूल कौन कौन से आए? तो ये मिला हमको माइनस 2 कामा प्लस 2 है। मतलब जो समीकरण दिया गया है उसके जो मूल हैं वो माइनस 2 कामा प्लस 2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको सॉल्व किया। अब आप लोग इसका अध्ययन करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं।